हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी विशिष्ट के अंतर्गत आधुनिक काल पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इसके पूरी वीडियो में हमने रीतिकाल पर का अध्ययन किया था, जो कि कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। आइए हम शुरू करते हैं आधुनिक काल। इसके पूर्व जो चैनल में नए हों, कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए इसी तरह पाठ्य सामग्री मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का संक्षिप्त विवरण हम देखेंगे। आधुनिक काल का समय 1843 ईस्वी से आरंभ माना गया है। इस काल में हिंदी साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ है, अर्थात विषयों में प्रवृत्त होने वाली, जिसको हम कह सकते हैं, इस काल में अनेक अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध जन जागरण, समाज सुधार, नारी जागृति, हरिजनोद्धार, भाषा परिमार्जन आदि पर विशेष ध्यान केंद्रित रहा। ठीक है, जन जागरण अर्थात क्या? जन समुदाय में चेतना उत्पन्न करने वाला भाव। इसी तरह देखिए, आधुनिक चेतना से युक्त होने के कारण इस काल को आधुनिक काल नाम दिया गया है। ठीक है, इस काल का काव्य भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के क्रम में हम इसको पढ़ेंगे और विभाजित हैं। ठीक है, देखिए भारतेंदु युग को हम देखते हैं। भारतेंदु युग का समय 1843 से 1900 तक माना गया है। ठीक है, विराट व्यक्तित्व के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ है। ठीक है, भारतेंदु युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस काल के काव्य में जन चेतना, राष्ट्रीयता, ठीक है, अर्थात जन जागरण का कार्य जिसमें हुआ, राष्ट्रीयता का मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम, समाजोद्धार का स्वर मुखरित हुआ। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र आदि इस काल के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं देखिए, भारतेंदु युग की क्या विशेषताएं थी? भाव पक्ष। अब ये भाव पक्ष देखिए, भाव पक्ष का मतलब होता है, इसमें विशेष रूप से काव्यगत भावनाओं, कल्पनाओं तथा विचारों की प्रधानता होती है ना। उसे हम क्या कहते हैं? भाव पक्ष कहते हैं। ठीक है, तो देश प्रेम की भावना, किसकी भावना? देश प्रेम की भावना। इस युग के कवियों ने अंग्रेजी शासन के अन्याय, क्रूरता, शोषण आदि के प्रति रोष व्यक्त करते हुए राष्ट्रीयता का संचार किया। ठीक है, और इसी तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, क्या लिखा? कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ कि अंग्रेजी राज्य में सुख के सारे साधन उपलब्ध हैं, पर देश का धन विदेश चला जा रहा है, यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है, ख्वारी है। ठीक है, आज भी यही हो रहा है। चलिए इस दूसरी विशेषता देखिए, जनजीवन का चित्रण। ठीक है, भारतेंदु युगीन कवियों ने कुरीतियों, ठीक है, धार्मिक मिथ्याचार, जिसको हम कपटपूर्ण आचरण बोल सकते हैं, अंग्रेजी सभ्यता पर व्यंग, ठीक है, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, है ना, अकाल, महामारी,
युग सत्य आदि को स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत कर जन जागरण का सराहनीय कार्य इन्होंने किया है अपने कविताओं के माध्यम से। ठीक है। इसका तीसरा देखिए, प्राचीन एवं नवीन का समन्वय। प्राचीन एवं नवीन का समन्वय। तो भारतेंदु युगीन कवियों ने एक और राधा और श्री कृष्ण की भक्ति से परिपूर्ण सरस एवं मधुर छंदों की रचना की, तो दूसरी ओर स्त्री शिक्षा, धार्मिक पाखंडों का उपहास किया, है ना। उपहास अर्थात बुराई जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना, आदि नवीन विषयों का समावेश करके अपने जीवन अनुभवों को प्रस्तुत किया। ठीक है। अगली इसकी विशेषता देखिए, प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति का अंकन। भारतेंदु युग में प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति के विविध रूपों का मनोरम चित्रण हुआ है, अर्थात सुंदर, है ना। इस तरह से भारतेंदु युग की विशेषताएं हैं। इसकी कला पक्ष देखिए। कला पक्ष किसे कहेंगे? साहित्य में कला पक्ष बाह्य स्वरूप को कहते हैं जो उसके अंतरंग बोध पक्ष का प्रकटीकरण कराता हो। ठीक है। कला पक्ष में शब्दों का चयन, भाषा का प्रवाह, छंद, अलंकार, तर्क, कल्पनाशीलता, संवेदनाएं, भाव और अर्थ आदि आते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। भाषा शैली देखिए, कला पक्ष के अंतर्गत भाषा शैली। भारतेंदु युग में पद की भाषा ब्रज तथा गद्य की भाषा, पद की भाषा क्या? ब्रज, और गद्य की भाषा खड़ी बोली थी। क्या थी? खड़ी बोली। खड़ी बोली में भी पद रचना का प्रयास हो रहा था, किंतु उसमें सरसता का नितांत अभाव था, है ना। सरसता का अर्थात सरलता का नितांत अभाव था। ठीक है। छंद एवं अलंकार, हम आगे के वीडियोस में छंद और अलंकार भी पढ़ेंगे। आप चैनल में लगातार बने रहिए। इस युग में कवित्त, सवैया, रोला, छप्पय आदि छंदों और अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का सहज प्रयोग किया गया है। ठीक है। इस प्रकार भारतेंदु युग के काव्य में राष्ट्रीयता, जनजागरण, अतीत का गौरवगान, समाज सुधार आदि विषयों में सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है। अब देखिए द्विवेदी युग। आधुनिक काल के अंतर्गत कौन सा युग? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समयावधि 1900 से 1920 तक मानी गई है। और आपको पता है कि द्विवेदी जी ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 से लगातार 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य करते रहे। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका नामकरण युग प्रवर्त महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। कौन सा युग? द्विवेदी युग। इस युग में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है। द्विवेदी युग में भाषा परिमार्जन अर्थात भाषा सुधार, ठीक है ना, भाषा में क्या करना? सुधार करना, परिमार्जन करना तथा समाज सुधार के सराहनीय कार्य किए गए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक आदि इस युग के प्रमुख कवि हैं। ठीक है। इस युग की प्रमुख विशेषताएं देखिए। भाव पक्ष के अंतर्गत लोक कल्याण। इस युग के कवियों ने लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर सामाजिक कुरीतियों, अशिक्षा, निर्धनता, सांप्रदायिकता, अत्याचार, है ना। सांप्रदायिकता मतलब समुदाय विशेष, किसी समुदाय विशेष की बात उन्होंने की। अत्याचार, अन्याय या जुल्म की बात भी उन्होंने की। ठीक है। से मुक्ति क्या दिलाने से? इन सभी से मुक्ति दिलाने का सफल प्रयास उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से किया। ठीक है। देश प्रेम। द्विवेदी युग के कवियों ने भारत की महिमा का गान करते हुए दासता से मुक्ति की प्रेरणा दी। यह कविता देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। ठीक है। तीसरा देखिए आदर्शवाद। इस युग के काव्य में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक पतन से छुटकारा दिलाने के लिए आदर्श मानव जीवन का संदेश दिया गया। ठीक है ना। आदर्श मानव जीवन, एक अच्छा जीवन
जिसको हम आइडल बोल सकते हैं, है ना। नारी के प्रति सहानुभूति, अगली इनकी विशेषता क्या थी, नारी के प्रति सहानुभूति। द्विवेदी युग के कवियों ने नारी की दयनीय दशा के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। इसके अंतर्गत विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज आदि की इन्होंने घोर निंदा की। ठीक है। अगली विशेषता प्रेम, सौंदर्य एवं प्रकृति का चित्रण। इस युग के काव्य में प्रेम, सौंदर्य तथा प्रकृति का संवेदनशील अंकन हुआ है। ठीक है। कला पक्ष में देखिए भाषा, इन्होंने अपनी काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। भाषा के परिमार्जन की दृष्टि से इस युग का विशेष महत्व है, आपको ध्यान में रखना है। भाषा की परिमार्जन अर्थात भाषा सुधार की दृष्टि से इस युग अर्थात द्विवेदी युग को विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है। छंद, अलंकार आदि। द्विवेदी युग में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों में काव्य रचना हुई। प्रबंध एवं मुक्तक। ठीक है। प्रबंध अर्थात जो नियमों में बंधा हो और मुक्तक अर्थात जो नियमों से मुक्त हो। ठीक है। कवित्त, हरिगीतिका, गीत आदि छंदों और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग इन्होंने अपनी कविताओं में की। ठीक है। इस प्रकार द्विवेदी युगीन कला की दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध है। अगला युग देखिए छायावाद। कौन सा? छायावाद। छायावाद का समय 1920 से 1936 माना गया है। ठीक है। यह युग हिंदी कविता के उत्कृष्ट का है। ठीक है ना। इसमें हिंदी कविताओं की रचना बहुत तेजी से हुई। प्रकृति चित्रण के एक से एक मनोरम नमूने इस काव्य में विद्यमान हैं। प्रेम और सौंदर्य का मोहक चित्रण इस कविता में देखा जा सकता है। भारतीयता, मानवता, राष्ट्रीयता आदि उत्कृष्ट भावों से यह काव्य ओतप्रोत है। ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, ठीक है ना, के प्रतिनिधि रचनाकार इस युग के रचनाकार हैं। इनको हम छायावाद के स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, है ना। छायावाद के स्तंभ किसे कहते हैं? तो आपको जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत एवं महादेवी वर्मा, इनको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है। प्रमुख विशेषताएं देखिए। भाव पक्ष, प्रकृति चित्रण। ठीक है। प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध छायावाद के कवियों ने प्रकृति के आलंबन रूप के माध्यम से अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्ति दी। आलंबन, है ना। आलंबन किसे कहते हैं? रस में एक विभाग है जिसके अवलंबन से रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। हम रस भी पढ़ेंगे तो वहाँ इस बात की जिक्र हम करेंगे। ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता देखिए, प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण। छायावादी काव्य में प्रेम और सौंदर्य की विविध भावपूर्ण चित्रण अंकित है। इसकी अगली विशेषता देखिए, रहस्य भावना। छायावाद के सभी कवियों ने रहस्यवाद के द्वारा अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त किया है। अपनी आंतरिक भावनाओं को मतलब मन की बात को इन्होंने व्यक्त किया है। उनमें सचेतन प्रकृति के पीछे विद्यमान अज्ञात सत्ता के प्रति कौतूहल विद्यमान है ना। सचेतन अर्थात जिसमें क्या हो? जान हो। वैयक्तिकता एवं संवेदना। वैयक्तिकता एवं वेदना। छायावाद काव्य में व्यक्तिगत अनुभूतियों को वेदना परख, है ना। वेदना किसको कहते हैं हम? दुख या कष्ट आदि का भाव। ठीक है। अगला देखिए, जागरूकता।
राष्ट्रीयता के परिपूर्ण छायावादी कविता में नारी, समाज, मानवता, कला आदि के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया है। ठीक है, इसके कला पक्ष देखिए। भाषा शैली नवीनता, लाक्षणिकता एवं सजीवता से युक्त भाषा का उत्कृष्ट रूप छायावादी कविता में दिखाई पड़ती है। ठीक है, प्रबंध एवं मुक्तक दोनों ही काव्य रूप सर्वथा नए रूप में प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, बिंब एवं प्रतीक विधान की विलक्षणता ने इस काव्य को अनुपम बना दिया, अर्थात सुंदर बना दिया। ठीक है, छंद एवं अलंकार। छायावादी कवियों ने परंपरागत चले आ रहे छंदों के स्थान पर नवीन छंदों का प्रयोग किया। इस युग में छंद मुक्त काव्य रचना भी हुई, जिसमें छंद के नियमों का प्रयोग ना हुआ हो, ऐसे काव्य की इन्होंने रचना भी की। मानवीकरण, ध्वन्यार्थ व्यंजना, विशेषण, विपर्य आदि नवीन अलंकारों ने इस काव्य की छटा को चार चांद लगा दिए हैं। ठीक है, विपर्य का मतलब क्या होता है? उलट पुलट। विपर्य अर्थात क्या? उलट पुलट। ठीक है ना। आधुनिक प्रतीक और उपमानों का सौंदर्य इस काव्य को प्रभावी बनाने में समर्थ हुआ। ठीक है, उपमान किसे कहते हैं? वह वस्तु जिससे उपमा दी जाए। ठीक है ना, हमने कर्मधारय समास में इसका हमने जिक्र किया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी हो, कृपया समास की वीडियोस आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको उपमान उपमेय अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रगतिवाद युग। प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943 माना गया है। ठीक है, पूंजीवाद तथा शोषण की विरोध स्वरूप प्रगतिशील विचारधारा से प्रेरित कविता धारा को प्रगतिवाद काव्य नाम दिया गया है। ठीक है, इस काव्य में सामाजिक यथार्थ का अंकन किया गया है। इस काव्य के कवियों में रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, गजानंद माधव मुक्तिबोध। इसका पूरा नाम क्या है? गजानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है, आदि के नाम उल्लेखनीय है। इस युग की विशेषता देखिए। भाव पक्ष के अंतर्गत सामाजिक विषमता के प्रति आक्रोश। प्रगतिवादी काव्य में किसान, मजदूर तथा शोषित के प्रति सहानुभूति व्यक्त है। ठीक है, व्यापारी, जमींदार, उद्योगपति आदि शोषकों है ना के प्रति इस कविता में आक्रोश भाव है। इस काव्य में सामाजिक समता का उद्घोष भी किया गया है। ठीक है, दीनहीनों एवं नारी के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी कविता में शोषित, दीनहीन एवं नारी की वेदना को मुखर किया गया है। ठीक है, इस काव्य में इस उपेक्षित वर्ग के प्रति सहानुभूति की भावना व्यक्त हुई है ना। इस उपेक्षित वर्ग के प्रति सहानुभूति की भावना व्यक्त हुई है। ठीक है, तीसरा देखिए, रूढ़ियों का विरोध। इस धारा के कवियों ने रूढ़ियों अर्थात पुरानी व्यवस्था जो पुराने समय से चली आ रही हो, अंधविश्वासों तथा धर्म का तीव्र विरोध किया है। ठीक है, उनके लिए मंदिर मस्जिद आदि महत्वहीन हैं, आपको ध्यान में रखना है ना। वे परमात्मा, स्वर्ग, नरक आदि में विश्वास नहीं करते हैं। कला पक्ष में देखिए, सहज सरल भाषा का इन्होंने अपनी कविताओं में प्रयोग किया। प्रगतिवादी काव्यधारा में जनसाधारण की बोलचाल की भाषा में काव्य रचना की गई। ठीक है, इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों, प्रतीकों, लाक्षणिकता आदि का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, अपनी कविताओं को बहुत ही सरल ढंग से इन्होंने प्रस्तुत की। दूसरा देखिए, छंद एवं अलंकार। प्रगतिवादी कवियों ने मुक्तक एवं अतुकांत छंदों में काव्य रचना की। अतुकांत जिसमें जो तुकबंध ना हो, क्या ना हो? अंतिम चरण का ना मिलना। ठीक है ना, आगे हम छंद में पढ़ेंगे। इन कवियों ने अलंकारों एवं
रूढ़ उपमानों को त्याग कर नवीन रूपक तथा उपमानों को अपनाया है। ठीक है। इस प्रकार प्रगतिवादी कविता में किसान, मजदूर, नारी, निम्न वर्ग आदि की दयनीय दशा के प्रति संवेदना तथा पूंजीपतियों के प्रति रोष का स्वर व्यक्त हुआ है। ठीक है। आगे देखिए, प्रयोगवाद एवं नई कविता, है ना, दोनों अलग अलग हैं लेकिन लगभग मिली जुली हैं। परिचय देखिए, अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? अज्ञे के द्वारा 1943 में। ठीक है। प्रथम तार सप्तक किसको हम कह सकते हैं? के साथ ही प्रयोगों, तार सप्तक अर्थात 7 कवियों का इसमें क्या होता है? समूह। ठीक है ना। उनकी रचनाओं का प्रकाशन को इन्होंने तार सप्तक नाम दिया है। प्रयोगों की प्रवृत्ति के प्रति आग्रह दिखाई देता है, इसीलिए इस युग का नाम प्रयोगवाद रखा गया है। धीरे धीरे इन प्रयोगों के फलस्वरूप जो काव्यधारा प्रस्फुटित हुई वह नई कविता कहलाती है। इस धारा के कवियों में अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, भारत भूषण आदि के नाम उल्लेखनीय है। ठीक है। प्रमुख विशेषताएं देखिए, इस कविता में नवीन जीवन मूल्यों, आदर्शों तथा मान्यताओं को नए ढंग से अभिव्यक्ति दी गई, प्रस्तुत की गई, है ना। प्रयोगवादी कविता में अति वैयक्तिकता, अति बौद्धिकता, अति यथार्थवाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है। ये कवि प्राचीन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इनका विद्रोह स्वर पर्याप्त कटु तथा व्यंग्यात्मक हो गया है। इस काव्य में निराशाओं, कुंठाओं, भटकाओं तथा यौन भावनाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है। सामाजिक विसंगतियों, असमानताओं की अभिव्यक्ति के साथ विकृतियों, भद्देपन, विचित्रता आदि का भी इन्होंने खुला चित्रण किया है अपनी कविताओं के माध्यम से। ठीक है। आगे देखिए, प्रकृति के विविध रूपों का मनोरम अंकन इस काव्य में हुआ है। इस काव्य में अंग्रेजी, उर्दू, अरबी आदि के शब्दों से युक्त व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। नवीन प्रतीकों एवं उपमानों से युक्त मुक्तक शैली को अपनाया गया है। ठीक है। छंद का बंधन इन कवियों को स्वीकार नहीं है। इस प्रकार इन कवियों ने हिंदी कविता को एक नवीन दिशा प्रदान की। इस प्रकार से हमने आधुनिक काल का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर देखा। आप लोगों को पूर्णतः समझ में आ गया होगा। इसको बार बार आप देखिए। ठीक है। और इसी तरह आप बने रहिए चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।